प्रिपरेशन फेज़ जो होता है ये बहुत ही लेंदी और टफ फेज़ होता है। आप जो है एक बार में सक्सेस की उम्मीद नहीं कर सकते हर बार। कुछ लोगों को मिल जाती है बट मे बी आपको नहीं मिले। तो आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिपरेशन। और अलॉन्ग विद दिस लोग बोलते हैं हार्ड वर्क। हार्ड वर्क डेफिनेटली उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप जो है डायरेक्टेड प्रिपरेशन करें इन अ स्मार्टर वे एंड हैव पेशेंस। मुझे लगता है आप मेहनत करेंगे तो आपका डेफिनेटली होगा। Success can be delayed, but it's never denied to a person who is hardworking. Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I'm your host for today, आशीष फुटान, and हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं, she is All India Rank 15 in UPSC Engineering Services Examination from EC branch. तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में. Thank you so much, sir, for inviting me here. My name is Priyam Vada. I am from Hazaribagh, Jharkhand, and as sir said, I have secured All India Rank 15 in Electronics and Communication Department. I graduated in 2017 from Triple IT Allahabad. ओके मैम, बहुत अच्छा. मैं आपके बारे में ना बहुत सारी चीज़ें जानना चाहता हूँ. सबसे पहले आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसा आपका प्रिपरेशन रहा है, उसके बारे में बताइए. जी सर, मैंने स्कूलिंग हज़ारीबाग से ही की है और मैंने 10th तक जो है वहाँ माउंट कार्मल स्कूल है वहाँ से मैंने पढ़ाई करी. और 10th मैंने ऐसे शुरुआत से मैं बहुत अच्छी नहीं थी पढ़ने में. मैंने शुरू में बहुत मस्ती करी और मैं बहुत पढ़ती नहीं थी. फिर सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ दैट आई नीड टू वर्क हार्ड और फिर मैंने 9th क्लास से थोड़ा सा फोकस किया. 10th में जो है मैंने डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन सिक्योर की थी. और फिर मैंने 12th जो है सन ज़ेवियर स्कूल, वो भी हज़ारीबाग में ही, वहीं से किया. फिर उसके वहाँ पे मैं स्कूल टॉपर थी और डिस्ट्रिक्ट में फिर से 2nd पोजीशन थी और इस बार स्टेट में भी 9th पोजीशन थी. और फिर उसके बाद मैंने जी की एग्ज़ाम दी थी तो उस बार मेरी 8819 रैंक आई थी. तो उससे मुझे ट्रिपल IT इलाहाबाद में एडमिशन मिला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में. और मैंने वहाँ से बीटेक किया, 2017 में पास किया. मेरी CGPA बहुत एवरेज थी, मैंने बहुत एफर्ट नहीं डाला उसके लिए. मैं हमेशा फोकस थी कि उस वक्त की प्लेसमेंट मेरी हो जाए अच्छी जगह. और प्लेसमेंट हुई भी, बट फिर मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट जो है उधर नहीं है IT सेक्टर की तरफ. तो मैंने फिर इंजीनियरिंग सर्विस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. बहुत सही. मतलब वही है, आपको धीरे धीरे समझ में आता गया कि किस डायरेक्शन में जाना है. और ये तो है कि आप शुरू से ब्रेनी हैं कि आपका इतना अच्छे मार्क्स आते रहे. पर आपको क्यों लगा कि मुझे गेट यही सारे डायरेक्शन में जाना है, मतलब टेक्निकल एग्जाम के तरफ? सर मैंने शुरू में सोचा था कि मैं सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करूँगी. पर जब मैंने 4 साल बीटेक किया तो फिर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक इंटरेस्ट सा नेचुरली आ गया. और मैं ट्रिपल IT इलाहाबाद से थी तो वहाँ मैक्सिमम कंपनीज जो थी वो IT की कंपनीज थी. बहुत कम कंपनीज आती थी जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड थी. तो उस वक्त हमें लगा कि सारी प्लेसमेंट्स जो हैं वो तो IT में ही होंगी और हुई भी. मेरी सैमसंग में प्लेसमेंट हुई थी. तो उसके बाद लेकिन मुझे लगा कि मैंने 4 साल पढ़ा सब कुछ और अब जा कर के मुझे कुछ और करना है. तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मेरी पढ़ाई की कुछ तो यूज़ आए. और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में. तो फिर मैंने सर्च किया, फिर उसमें गेट के बारे में जाना. तो 2018 में मैंने गेट दिया. तो उस बार मेरी उतनी अच्छी रैंक नहीं आई. मैंने मतलब उतना ध्यान नहीं दिया. मैं उस वक्त खुद से ही कलेक्ट करी थी सारे कंटेंट. तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया उसको एनालाइज करने में कि एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट है क्या अनइम्पॉर्टेंट है. और उस साल मेरी अच्छी रैंक नहीं आई. फिर मैंने थोड़ा सा डेडिकेटेड प्रिपरेशन दिया और उसके बाद 2019 में मैं इंजीनियरिंग सर्विस के लिए फ़र्स्ट टाइम अपीयर हुई. तो उस वक्त मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया बट मेंस में मेरे 12 मार्क्स कम रहे कट ऑफ से और उस साल हुआ नहीं. फिर 2020 में जब दिया तो ये उसी का रिजल्ट है जिसमें रैंक 15 आई मेरे. मतलब वो स्ट्रगल था, वो फेज है. मतलब मैं इतने सारे टॉपर्स का इंटरव्यू ले चुका ना, एक चीज तो देखा हूँ कि पेशेंस बहुत चेक करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में. कि एक बार नहीं हुआ तो ये नहीं है कि छोड़ दिए, वो सेकंड अटेम्प्ट में आप अपने पिछले को इम्प्रूव करते हैं और फिर एक बहुत अच्छा रैंक लेके आते हैं. जी ये इम्पोर्टेंट है. तो जैसे आप थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन के बारे में बताइए कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए. अगर मैं अभी तैयारी करना चालू करता हूं तो मुझे सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए कि मुझे पता रहे कि आई कैन प्रिपेयर फॉर दैट?
सर पहला तो आप एक बार में रिजल्ट एक्सपेक्ट करके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ना दें, क्योंकि उसके बाद जो है आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। और कई लोग होते हैं जो सेकंड बार देने से पहले ही हार जाते हैं कि हमें डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, लोग जज कर रहे हैं तो अब हम नहीं करेंगे, दूसरा कुछ करेंगे। तो आप, कई लोग हैं जिनको फर्स्ट टाइम में भी सक्सेस मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट आप अपनी तरफ से ये सोच के रखें कि इट मे हैपन कि आपको 2-3 अटेम्प्ट्स देना पड़ जाए, और उस केस में यू शुड हैव दैट पेशेंस कि आप प्रिपेयर करते रहो और बीच में ना छोड़ो। और सबसे पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद अब जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेज है और क्योंकि हमारा सारा स्टेज बिल्कुल अलग है। प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, उसमें आपको मतलब डेप्थ में कुछ भी नहीं जाना। मेंस में जो है सिर्फ डेप्थ ही मैटर करता है। तो पहला स्टेज है जिसमें आपको प्रीलिम्स की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। प्रीलिम्स में जो है पहला तो आप पेपर एनालिसिस करें कि आपके प्रीवियस ईयर्स में किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि आप प्रिपेयर जब कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट लर्निंग से ज़्यादा इस बात पे फोकस रहना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। सब्जेक्ट लर्निंग आपने कॉलेज में 4 इयर्स कर ली है सफिशिएंटली, और यहाँ पे जो है हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो आप पहले उसको एनालाइज कर लें कि क्या आपको पढ़ना है, और उस एनालिसिस के बाद आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और वंस यू आर डन विद द प्रीलिम स्टेज, उसके बाद फिर आप मेंस के लिए सोच सकते हैं। ये अच्छा बात कहा, क्योंकि आदमी पहले से ही डाउट में रहता है, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स रहते हैं, आपको भी मिला होगा वो, कि शुरू से ही मेंस की तैयारी कर दो, मेंस की तैयारी कर लोगे तो प्रीलिम्स का ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर ये टॉपर टू टॉपर मुझे लगता है ऐसा डिपेंड करता है कि आप पहले प्री को कर लो और फिर उसके बाद मेंस की तैयारी करिए। तो आपके लिए ये बेस्ट सूटेड था कि आपने पहले प्री को टारगेट किया और उसके बाद फिर मेंस को किया है। तो जैसे आप हैं, आप अपना शेड्यूल किस तरीके का रखते थे? थोड़ा एक आइडिया दे दीजिए कि एक टॉपर इस तरीके का शेड्यूल रखता है या टाइम टेबल को फॉलो करता है, और उसको कैसे करना चाहिए? सर मैंने हमेशा से टास्क डिसाइड किया है हर रोज़ कि मुझे आज कितना टास्क कंप्लीट करना है, और मुझे अगर वो नहीं कर पाती थी तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मैं बहुत डिप्रेस हो जाती थी, और फिर कि कैसे मैं उसको कंप्लीट करूं। तो आप पहले तो टास्क डिसाइड करें, क्योंकि आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, उतने में आपको एक बहुत ही वास्ट सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले है कि आप अपना स्लॉट्स डिवाइड कर लें कि आपका सारा सब्जेक्ट कंप्लीट, और साथ में पुराने सब्जेक्ट्स के रिविजन भी होते रहें। तो मैं क्या करती थी, मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक का स्लॉट जो है न्यू सब्जेक्ट्स के लिए रखती थी जो मैं पढ़ रही हूँ, और इवनिंग का जो स्लॉट रहता था रात के बाद का, वो मैं रिवीजन के लिए रखती थी, ताकि जो 1 महीने पहले पढ़ा है मान लीजिए वो भूल जाएंगे। मोस्टली क्या होता है, जब पढ़ते हैं हम लोग तो सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं, और 1 और 2 मंथ्स लेटर आपका एकदम ग्राफ एक्सपोनेंशियली गिरता है और आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता उस सब्जेक्ट में। तो कॉन्टीन्यूस रिविजन जो है पुराने सब्जेक्ट्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उस तरह से टाइम डिवाइड करें कि आप पुराने सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहें जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, और नए सब्जेक्ट्स भी साथ में चलते रहें। तो टाइम डिवीजन करें, और हार्ड वर्क से ज़्यादा मुझे लगता है स्मार्टर हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप एकदम से जो है आप एक ही चीज़ें जो है बार बार पढ़ रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ एनालिसिस में किसी चीज़ में जा रहे हो, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। एटलीस्ट प्रीलिम्स में तो बिल्कुल ही नहीं होती है। प्रीलिम्स में आपको ज़्यादातर सब्जेक्ट्स के बहुत सरफेस पे क्वेश्चंस मिलते हैं, और आपको ज़्यादा कवर करना है चीज़ों को, ना कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कवर करना है। वही बात है, मतलब विड्थ ज्यादा कवर करिए, एकदम ही डेप्थ में मत चले जाइए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब जैसे मैं तैयारी करने का सोच रहा हूँ, बिल्कुल अब मैं आपके गाइडेंस में इसी के ब्रांच में तैयारी करना है मुझे भी, तो कहाँ से शुरू करूँ? मेरे को प्रीलिम्स दिलाना है, ठीक है, अब तो थोड़ा प्रीलिम्स का चेंज भी हो गया है, जुलाई में होगा, नेक्स्ट जुलाई, अभी एक हो रहा होगा, फिर अगले में होगा। तो मैं अगर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो आप मुझे एक आइडिया दे सकते हैं क्या कि मुझे प्री के लिए कैसे स्टार्ट करना चाहिए? दोनों चीज़ों को अलग रखेंगे, नॉन टेक पोर्शन को और टेक्निकल पोर्शन को, तो आप बताना शुरू करें। जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप पहले क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें। पिछले 10 साल के आपको क्वेश्चन बैंक्स मिल जाते हैं बहुत सारे पब्लिशर्स के, उसमें से आप पिकअप करें, और आप उसमें से देखें किन टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं एग्जाम्स में। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो प्रोमिनेंटली रिपीटेड हैं हर साल, तो उनको तो डेफिनेटली ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है हमें। और ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें छोड़ देनी है, लेकिन उनके लिए आपको श्योर रहना है कि वो टॉपिक्स जो हैं हम कम से कम इन डेप्थ कवर करें कि, और आप एक बार एक टॉपिक पढ़े रहते हो और अगर उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, शुरू के 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन भी आपने पढ़ रखा है, तो फिर उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस रेज हो जाता है, और जो नहीं भी आते हैं डायरेक्टली उनको भी आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो।
तो इसीलिए जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन पे तो स्पेशल फोकस होना चाहिए। इंजीनियरिंग सर्विस में ये बहुत ज़्यादा है कि प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, टेक्निकल में स्पेशली, कि आप देखोगे एक ही क्वेश्चन 5 बार 6 बार ही आ चुका है। तो वो सब क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स पे भी, क्योंकि कई बार वो लोग होता है कि जैसे ऑप्शन में उन्होंने कुछ डाला, कोई नया वर्ड डाल दिया और अगले साल उस नए वर्ड का डिस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन पूछा। तो आप जो उनसे रिलेटेड टॉपिक्स भी कवर करें और जो क्वेश्चन आप टारगेटेड तैयारी करें, बहुत ज़्यादा जैसे डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। आप जो है क्वेश्चन पेपर में देखें, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं वो पढ़ें, और जब वक्त बचता है तो बाकी चीज़ें भी देखें। बाकी चीज़ें भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ें फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही हैं, क्योंकि आपको 300 मार्क्स तो स्कोर नहीं करने हैं सिलेक्शन के लिए, आपको एक अच्छा रेशियो चाहिए। 200 मार्क्स भी अगर आपको आते हैं तो बहुत हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, एक सिलेक्शन के लिए वो सफिशिएंट मार्क्स हैं। तो आपको 100% नहीं प्रिपेयर करना है, आपको उतना प्रिपेयर करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो उसको सिलेबस को कट शॉर्ट कर ले अपने हिसाब से, जो फ्रीक्वेंटली चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में। ये तो टेक्निकल के लिए है, और नॉन टेक्निकल जो है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो जैसे कि करंट अफेयर्स है एक, तो उसके लिए तो आप न्यूज़पेपर्स वगैरह देख सकते हैं, बहुत सारी आपकी मैगजीन्स वगैरह आती हैं करंट अफेयर्स के लिए, वो देख सकते हैं। और जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो मोस्टली बच्चे होते हैं इंजीनियर्स, उनके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छी होती है, तो वो आपको क्लियर होता है मोस्टली। उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो 12th के कंटिन्यूएशन है, अगर आपने 12th में मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ी है तो वो टॉपिक्स भी आपके लिए ईजी हो जाते हैं। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, ये जो है दोनों कंस्टिट्यूट करके 35 to 40 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं आपके पहले पेपर में। और ये जो है आपका स्कोरिंग सेक्शन है, जो मैंने रियलाइज़ किया इन सालों में कि ये आपका स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि आपका बाकी जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, हर साल क्वेश्चंस अलग टाइप के आ रहे हैं और उसको प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। और आप जब मार्क्स एनालाइज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको टेक्निकल में फिर भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और इसमें उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते कंपैरेटिवली। तो इसलिए जो आपका स्कोरिंग सेक्शन है उसको पहले प्रिपेयर करें। इसके अलावा मटेरियल साइंस है, इससे भी बहुत ज़्यादा सरफेस पे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत इन डेप्थ नहीं आता कुछ भी। तो मटेरियल साइंस को प्रिपेयर करें। और मैंने पिछले साल जब दिया तो मैंने क्या किया कि मैंने एप्टीट्यूड का सेक्शन नहीं अटेम्प्ट किया सही समय पे, मैं उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में घुस गई और उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा। उसमें कैलकुलेशन में इतना टाइम लग गया कि मुझे वक्त नहीं बचा लास्ट में उसको कंप्लीट करने का। तो आप जो टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं, जो पढ़े हुए चीज़ें हैं, लंबे कैलकुलेशंस में इनिशियली ना ही पढ़ना चाहिए, जो आप कवर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएं, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 मार्क्स ही देने वाला है। आप अगर उसको सॉल्व करने के लिए अगले 2 क्वेश्चंस लूज़ कर रहे हो तो फिर उसको स्किप कर देना बेहतर है। तो आप मार्क्स बेस्ड जो है अटेम्प्ट करें, और मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. नहीं, एक ओवरऑल आइडिया लग गया कि किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए अगर हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। अच्छा, पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि ईसी की मुझे तैयारी करनी है तो कौन से सब्जेक्ट्स मुझे पहले पकड़ने चाहिए कि मैं कुछ भी रैंडमली पढ़ना चालू कर सकता हूँ? आपको जो प्रेफर्ड है, आपको जो पसंद है, आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स ही इंपॉर्टेंट हैं जो कोर सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ईजियर की तरफ अगर जाइएगा तो स्टार्ट विथ नेटवर्क थ्योरी, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, उसमें क्वेश्चंस थोड़े सिंपल होते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, इजी टू लर्न।
तो उससे स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि हाँ मुझे चीज़ें आ रही हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लगेंगी, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ईजी होता है। फिर उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, ये टफनेस के हिसाब से। और फिर जहाँ तक है आपका ईडीसी और एनालॉग सर्किट्स, ये इनसे जो है बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी रहते हैं और बहुत सरफेस पे भी रहते हैं क्वेश्चंस। और इन सब्जेक्ट्स को आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि अगर हम लेटर ऑन मेंस के बारे में देखें तो भी उसमें इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, मेंस में भी। तो ये एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका आपका प्रीलिम्स में भी और मेंस में दोनों में ही बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो इन सब्जेक्ट्स में आपको मोर देन मंथ्स लग जाते हैं कंप्लीट करने में, इन डेप्थ इसके क्वेश्चंस देखने में। तो जब भी आपको लगे कि आपने 3-4 सब्जेक्ट खत्म कर लिए तब आप इसको स्टार्ट करें, क्योंकि आप एक बार फंस जाओगे फिर आपको लगेगा कि मैं 1.5 महीने से एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मेरा कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्क्स भी देंगे। जो सब्जेक्ट्स आपके ज़्यादा टाइम टेकिंग है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्क्स भी देते हैं। तो इसीलिए जो है आप उन सब्जेक्ट्स को लें जो शॉर्टर हैं, ईजियर टू लर्न। आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ेंगे, इट विल हार्डली टेक अ वीक और 10 टू कंप्लीट वंस। कंट्रोल सिस्टम्स देख सकते हैं, उसके बाद डिजिटल सर्किट्स देख सकते हैं, और फिर उसके बाद आप ईडीसी और इन सब्जेक्ट्स, ईडीसी पहले फिर एनालॉग सर्किट्स की तरफ प्रोग्रेस करें। कम्युनिकेशन जो है थोड़ा टफर है बाकी सब्जेक्ट्स के रिलेटिवली टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, और क्वेश्चंस के बेसिस पे भी कुछ बहुत ही सरफेस पे क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ बहुत ही ज़्यादा टिपिकल रहेंगे। आप कितना भी पढ़ लो वो क्वेश्चंस नहीं होने। कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, और इसमें आपको रिलेटिवली आप कितना भी पढ़ो थोड़े क्वेश्चंस रह जाते हैं एग्जाम में जो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इन सब्जेक्ट्स को जो आपको लगता है कि इनमें बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं फेच हो सकते, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं पढ़ना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखें और उस बेसिस पे आप डिसाइड करें कि आपको किन टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कम्युनिकेशन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत रेयरली कभी कोई क्वेश्चन, एक बार आप देखोगे कि 20 सालों में एक क्वेश्चन आया है। तो वो टॉपिक्स जो आपके प्रिपरेशन करने के लिए नहीं होते हैं, वो बस आप देख लो कि अगर दोबारा रिपीट हो जाता है तो आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि वैसे टॉपिक्स को अगर आप पढ़ने जाएंगे तो फिर आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाएगी। आपको 7 to 8 मंथ्स का जो टाइम है उसमें टेक्निकल भी क्लियर करना है और जो है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी करने हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा सा साइड रखें जो आपको कम मार्क्स दे सकते हैं। मार्क्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए रादर देन लर्निंग जब आप प्रिपरेशन फेज में हैं। वही है, मतलब आप जब तैयारी कर रहे हैं तो एक पैटर्न आपको पता रहना चाहिए, ये करना है और ये नहीं करना है। नहीं तो आप एकदम रैंडमली अगर शुरू हो जाओगे तो आप अपना पाथ भटक जाओगे, कहीं और ही निकल जाओगे। तो एक प्रोसेस रहना चाहिए। और साथ में ये कहाँ से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर से आप एनालाइज करके पता कर सकते हैं। तो आप अगर बताएंगे कि आपका वीकली टारगेट कैसा रहता था इस चीज़ को करने के लिए, या डेली टारगेट, मंथली, क्या आप सोचते थे और वो कंप्लीट होता था, कैसे होता था? सर मैं जब कोई सब्जेक्ट पिकअप करती थी तो मैं उसमें नंबर ऑफ़ चैप्टर्स देखती थी पहले कि कितने हैं, और फिर उस बेसिस से मैं डिसाइड करती थी कि मुझे कितने दिन लगने चाहिए इसको ख़त्म करने को। जैसे नेटवर्क का मैंने कहा, नेटवर्क थ्योरम, तो उसको पहले स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क में जब आप देखोगे तो उसमें 6 to 7 प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं, तो और बहुत लेंदी नहीं है। टॉपिक्स पढ़ना आपके लिए इजी है, बट उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही वैरायटी के 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। इनिशियल स्टेज में आप हर वैरायटी से एक दो क्वेश्चंस करके सॉल्व करो, क्योंकि एक बार में एक टॉपिक सिर्फ नहीं जानना है, हमको पूरा टॉपिक ही पढ़ना है। तो उस हिसाब से जो है आप एक दो करके क्वेश्चंस पिकअप करो अलग अलग टाइप के। जैसे हमने उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आप जो है आइडियल वोल्टेज सोर्स ले रहे हो और उसके लिए आप थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ले रहे हो, तो वो आपको थोड़ा इजी लगेगा। उसके बाद आप जो है जब प्रैक्टिकल की तरफ जाओगे तो उसमें जो है, और उसके बाद वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं, करंट डिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं, जिनको आप ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते एनालिसिस के टाइम में, तो वैसे वैसे ग्रेजुअली लेवल बढ़ाना चाहिए। और उस पर आप टारगेट सेट करो कि आप कितने, मैं रखती थी लगभग 25 to 30 क्वेश्चंस पर डे। कोई नया टॉपिक पढ़ा है तो उससे मुझे प्रैक्टिस करने ही करने हैं। आपको टॉपिक पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको मान लीजिए फर्स्ट हाफ ऑफ डे आपको उसके लिए लगेगा, सेकेंड हाफ ऑफ डे आप प्रैक्टिस के लिए रखो, और 1-2 महीने तो आप सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। पुराने टॉपिक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है उस वक्त में। उसके बाद जो है 2 महीने बाद आप एक रिवीजन पीरियड भी स्टार्ट करो कि पुराने टॉपिक्स जो आपके छूट रहे हैं उनसे हम उनसे कुछ जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस हैं
आप जब भी क्वेश्चन बुकलेट सॉल्व करोगे, आप सारे क्वेश्चन नहीं पिकअप करोगे एक बार में, तो उसमें से आप जो लेफ्ट ओवर पिछली बार आपने छोड़ दिए थे उन क्वेश्चंस को इस बार पिकअप करो और उनसे प्रैक्टिस शुरू करो। तो सारी चीज़ें कवर होती रहनी चाहिए और पुरानी रिवीजन भी चलती रहनी चाहिए। और आप वीक में एक सब्जेक्ट खत्म करने का टारगेट रखो अगर शॉर्टर सब्जेक्ट्स हैं तो। अदरवाइज जैसे मैंने एनालॉग में कहा कि वो लंबा सब्जेक्ट हो जाता है, तो उसमें लगभग 20 to 25 डेज आपको लग जाते हैं एनालॉग सर्किट्स पूरा कंप्लीट करने में। तो उस हिसाब से आप डिसाइड करो, लेकिन एक टारगेट होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि पढ़े जा रहे हैं 1 महीने तक और कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। टॉपिक्स खत्म करते रहना चाहिए और लगे वे में टेस्ट सीरीज देते रहिए, तो आपको उससे भी पता चलता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है। क्योंकि आप एक ही चीज़ बार बार सॉल्व करोगे तो 2 बार सॉल्व करने के बाद तीसरी बार वो चीज़ आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस कि आप कुछ नया देखें, नया टाइप का क्वेश्चन देखें, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन हुई है कि नहीं पूरी तरह से। क्योंकि एग्जाम में पुरानी चीज़ें ही हमेशा नहीं रहेंगी। 20 to 30% रिपीटिशन ज़रूर रहता है हर साल, लेकिन रेस्ट 70% वो आपको खुद पुल ऑफ करना है। और उसका आइडिया तभी लगेगा जब आप प्रीवियस देख चुके हैं, क्योंकि वो सिमिलर पैटर्न का आता रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है ना, आदमी का जब ना प्रीलिम्स निकलने लगता है तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा चल रहा है, मतलब पहले से अच्छी हुई है। यूपीएससी का एक प्री निकालना भी बड़ी बात हो जाती है। आपको भी ऐसे ही लगा होगा कि एक बार जब निकला होगा तो लगा होगा कि हाँ अगली बार तो और अच्छा हो ही जाएगा। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, मतलब कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से पेपर पे लिखना चाहिए, मतलब पूरा एक डिटेल एनालिसिस। सर मेंस के लिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, 3 to 4 मंथ्स आइडियली आपको मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए। वैसे हमने जब 2020 में दिया तो उस केस में हमें 6 मंथ्स मिल गए बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन, लेकिन ये हर बार नहीं रहेगा, हर बार आपको 3 to 4 मंथ्स ही मिलेंगे। और 3 to 4 मंथ्स में आपको प्रिपेयर करना है तो आपको बहुत शॉर्ट प्रिपरेशन रखनी होगी, शॉर्ट एंड डिटेल्ड, क्योंकि आपको रिटन पेपर लिखना है। 20 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, 25 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेजेस भरने हैं, क्योंकि मैंने देखा कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि कंटेंट हमारे पास 5 मार्क्स का ही है लेकिन हमने लिख देना है 25 मार्क्स के लिए, तो उस केस में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वहाँ जो जज करने वाले हैं दे आर वेरी एक्सपर्ट इन दैट, उनको अच्छी तरह से पता है कि उनको क्या कंटेंट चाहिए उसके लिए और क्या क्या कंटेंट अवेलेबल हो सकते हैं एक स्टूडेंट के पास। तो आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी 25 मार्क्स के लिए पेजेस भर दिए और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा उसको क्रिस्प रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड, और आपको सामने वाले को इस बात के लिए कन्विंस करना होगा कि यू न्यू द टॉपिक वेल। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फिर से होगा सेम चीज़ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें, क्योंकि कुछ रिपीटेशंस रहते हैं हर साल। इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे रिपीटेशन रहते हैं, जैसे मैं बोल रही थी कि एनालॉग सर्किट्स के बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, 120-130 मार्क्स के क्वेश्चंस एनालॉग सर्किट्स के रहते हैं। और उसमें जो है कुछ हैं जैसे वोल्टेज गेन के एनालिसिस, वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीटेड है। तो इन सारे टॉपिक्स जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, आपको सेम क्वेश्चन में भी ना आए, थोड़े डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं, बट सेम टॉपिक्स से आ रहे हैं तो वो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके जिनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रह रहे, जैसे आप देखोगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी नहीं आया अभी तक, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कभी नहीं आया, तो उसकी थ्योरी में आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखोगे हर बार न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं और वो भी डीसी मशीन्स पे बहुत ज़्यादा, तो आपका ज़्यादा फोकस उस पर ही होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा है। प्रिपरेशन तो प्रोबेबिलिटी पे ही कर सकते हो आप, 100% तो आपको 4 महीने में होना नहीं है, तो जिसके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आप उसका प्रिपरेशन करो। ट्रांसफार्मर एंड डीसी मशीन्स, इनके क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जो है आपके बहुत क्वेश्चंस उससे भी नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि वो हमारा कोर सब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें से मैंने देखा कि आप प्रिपेयर कर भी ले रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो, जो आपके बहुत इजी एंड सरफेस पे रहते हैं। लेकिन जब आपके बहुत डिटेल्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो क्योंकि आपका सब्जेक्ट नहीं है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको उतना डिटेल नहीं पता होता है उसके बारे में, क्योंकि प्रीलिम्स की स्टेज में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नेग्लिजिबल सब्जेक्ट है, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैक्सिमम रहते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे उसको प्रीलिम्स में एलिमिनेट कर देते हैं। और अब जब मेंस में पढ़ने शुरू करते हैं तो एक नया टॉपिक कम्प्लीटली आपके लिए आता है और आप उसमें उतना डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर सकते, तो आप उसमें वो टॉपिक्स फिर से पिकअप करें जो आपके लिए प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और जिनका आपको लगता है कि अदर एग्जाम्स में भी वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
जैसे होता है कि गेट में भी आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस गेट से पिकअप कर लेते हैं ये लोग मेंस में, गेट के जो 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं वो पिकअप कर लेते हैं और उनका डिटेल्ड आंसर आपको इसमें, उसमें तो आपने शॉर्टकट लगा दिया बट इसमें आपको डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए होती है। तो आप उस तरह के क्वेश्चंस पिकअप करें जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की, और उन सब्जेक्ट्स को भी जिनकी वेटेज ज़्यादा है। EDC जो है एक लंबा टॉपिक है और इधर कुछ सालों से उससे बहुत क्वेश्चंस नहीं दिख रहे पेपर में। आप उसको पढ़ने में 15 डेज 10 डेज ले लेते हैं और उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे इस साल। तो उन सब चीज़ों को एलिमिनेट करें धीरे धीरे करके, जो आपको लगता है कि इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे आजकल, क्योंकि आप 100% प्रिपरेशन के लिए एम नहीं कर सकते हो और आपको 100% मार्क्स भी नहीं चाहिए। आपको प्रिपरेशन के लिए 55 to 60% मार्क्स चाहिए, आपको उतना फेच करने आना चाहिए। और आपको दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एग्ज़ाम में अटेम्प्ट्स होने चाहिए अच्छे। 300 मार्क्स का आपका पेपर है तो आप उसमें अटेम्प्ट करो 250 अराउंड, 260 अराउंड, तभी आपके उसमें 170 180 मार्क्स आएंगे। 100% रिटन में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप कुछ भी लिख दो उसमें। मैंने जब 2019 में प्रिपेयर किया तो उस स्टेज में मैं बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाती थी, 200 210 मार्क्स। तो जब मैं टेस्ट सीरीज़ देती थी तो मुझे बहुत मार्क्स नहीं आते थे, 140 150 ऐसे ही, और मेरे फाइनल एग्ज़ाम में भी उतने ही रहे लगभग, क्योंकि मुझे अटेम्प्ट एग्ज़ाम में मैंने फाइनली मतलब दोनों पेपर लेके 410 मार्क्स का सिर्फ अटेम्प्ट किया। तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 284 मेरा टोटल था पिछले साल का। तो इस बार मैंने अटेम्प्ट्स पे थोड़ा वर्क किया कि आप अपने अटेम्प्ट्स भी इंक्रीज़ करें और क्वेश्चंस को एनालाइज करें पेपर में कि आप क्या अटेम्प्ट कर सकते हो और क्या एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहाँ भी आपको 8 क्वेश्चंस रहते हैं इन टोटल, 8 में से आपको 5 पिकअप करना रहता है एग्ज़ाम में। तो वो 5 पिकअप करें जिसमें समय कम लगे और मार्क्स भी आए। 100%, जैसे 3 पार्ट्स हैं किसी क्वेश्चन के, तो 3 पार्ट्स में तीनों आना आपको ज़रूरी नहीं है। आपको लगता है पहला 2 पार्ट में 5 मिनट में आंसर कर सकता हूँ, तो पहला 2 पार्ट छोड़ कर लें, तीसरा पार्ट स्किप कर सकते हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको अपना टोटल 250 260 तक अटैम्प्ट ले जाना है और मैक्सिमम फेच करने की कोशिश करनी है बस। ओके, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऐसा सोचता है ना कि ये क्वेश्चन पिकअप किया हूँ, चाहे लास्ट पार्ट आता नहीं है फिर भी उसमें कुछ भी गलत सलत लिख रहे हैं या उसको भरने के लिए, ये बड़ा गलत बात हो जाता है। ये आपने बहुत अच्छा और यूनिक चीज़ बताया है। तो यहाँ पर मतलब हम लोगों का पूरा एक रैपअप हो गया कि मेंस की तैयारी में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कि आपको प्रीवियस ईयर से ये पता चल जाना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग सर्विसेज के ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का भी हम लोगों को करना चाहिए और बाकी कहीं पर भी जो एग्ज़ाम होता है उन सबके मेंस को देखना चाहिए? सर टाइम है तो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि रिपीटिशन तो रहते हैं क्वेश्चंस के। और मैंने पहले भी कहा कि जब आप कोई पेपर अटेम्प्ट करते हैं और उसमें आपको दिखता है कि आपने 2 क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम आ गए हैं जो आपने प्रिपेयर किया है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज़ कर देता है। उसमें आपको करेक्ट मार्क्स मिलता है, आप अपने माइंड में कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि ये तो मेरा कवर्ड हो गया, अब मुझे रिमेनिंग इतने चाहिए। तो उसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं तो करिए, लेकिन आप अगर पहली बार दे रहे हैं मेंस और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप जितना लिमिटेड रखें चीज़ों को। और रिपीटिशन भी ज़रूरी है कि एक बार पढ़ के चले गए तो वो आपको आउटपुट नहीं देगा कभी भी। आपको उन 3 महीनों में 3 बार कम से कम सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लेना चाहिए। तो उतना पढ़ने के लिए आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़े, जो पढ़ें उसको इतना पढ़ें कि यू कैन प्रोड्यूस इट इन द एग्जाम। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये लास्ट में एक क्वेश्चन कि टोटल कितने मार्क्स का होता है और आइडियल कितने मार्क्स होने चाहिए और टॉपर के या हाईएस्ट कितने गए हैं? सर 300 मार्क्स के हमारे 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो टोटल आपका 600 हो जाता है। 600 में मैंने क्यूमुलेटिवली देखा है कि 370 380 मार्क्स जो हैं वो आपके मतलब नियर अबाउट टॉपर्स के उतने होते हैं। तो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देख रहे हो 55-56% सिलेक्शन, 60% अगर आप जा रहे हैं तो 65 तब तो आप टॉपर के रेंज में हैं। तो हमें 100% मार्क्स बिल्कुल नहीं चाहिए और हमें एम भी नहीं करना चाहिए उसके लिए, क्योंकि वो नहीं होने वाला। और ज़्यादातर लोगों का मैंने देखा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के कारण मार्क्स नहीं सिक्योर कर पाते, कि हमने पूरा मार्क्स चाहिए, हम 300 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और उसमें आपका टाइम उतना रहता नहीं है। 3 आवर्स का पेपर है आपका। हम लोग कहते हैं कि 5 क्वेश्चन है, बस उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपके सब पार्ट्स होते हैं, हर सेक्शन में आपके 4-5 क्वेश्चन होते हैं, उनके सब सेक्शंस होते हैं।
तो आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं और आपको सारे अटेम्प्ट करने के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए और आपको एक्यूरेट अटेम्प्ट करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सारा अटेम्प्ट करना है। एक एवरेज 240-250 अटेम्प्ट रख सकते हैं और उसमें ऐसा अटेम्प्ट कीजिए कि आप अपनी तरफ से 200 फैच कर सको। वैसे आएंगे नहीं, आपके 170 180 भी आ रहे हैं तो वो एक अच्छा मार्क्स है, अच्छा स्कोर है। मैंने एक जगह ना कहीं सुना था 80-20 रूल का, कि आप 80% सिलेबस 20% एफर्ट में कंप्लीट कर लोगे, और जो लास्ट का 20% सिलेबस रहता है ना उसमें आपको 80% दम लग जाता है। तो उतने को ही सिर्फ करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना सही बात नहीं है। जितना जल्दी हो जाए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रिसाइज रहना है अपने प्रिपरेशन में, इससे डाइवर्ट नहीं होना, क्योंकि डाइवर्ट हुए तो आप फिर अगले साल के अटेम्प्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो मैम आप थोड़ा सा बता सकते हैं क्या कि किस तरीके से एक आंसर हम लोगों को इंजीनियरिंग सर्विसेज में राइट करना चाहिए? सर मैंने प्रैक्टिस किए थे कुछ क्वेश्चंस, उनमें से एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि पीएमएमसी एमीटर को हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कैसे कर सकते हैं। तो आप जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता होता है कि हम एक स्वैम्प रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, बट आपको उतना डिटेल नहीं पता होता कि जब आप उसको 10 मार्क्स के लिए या 12 मार्क्स के लिए फ्रेम करेंगे तो आपको क्या क्या डेटा ऐड करना चाहिए उसमें। तो सबसे पहले तो आप उसको जब नहीं ऐड करते हैं तो जो इम्पैक्ट होता है आप उसको पहले शो करें कि उसके कारण क्या इम्पैक्ट है और क्यों है। क्योंकि हमारा पीएमएमसी जो होता है वो कॉइल जो होता है कॉपर का होता है, तो कॉपर जो है उसके टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के कारण जो होता है उसकी रीडिंग्स पे फ़र्क पड़ने लगता है। तो उसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट करने के लिए हमने उसमें स्वैम्प रेजिस्टेंस ऐड किया, यहाँ तक सबको पता होता है। उसको फ्रेम करने के लिए आप पहले जो है एक डायग्राम्स का यूज़ करें। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर गलत आंसर भी लिखते हो तो डायग्राम्स आपको 1 और 2 मार्क्स ज़रूर उसमें फेच करवा देते हैं। तो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप उस डायग्राम को इंक्लूड करें जिसमें आपने नहीं कनेक्ट किया है स्वैम्प, और उससे आप रिजल्ट दिखाएं कि क्या वेरिएशंस हैं और उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ करने के लिए हमने स्वैम्प यूज़ किया, उसको किस तरह से हमने डायग्राम में ऐड किया, रिजल्टिंग इक्वेशन क्या थे, उससे क्या चेंजेस हुए, और उसका मटेरियल हमने क्या यूज़ किया और क्यों यूज़ किया ये भी ऐड करें। इस तरह से आप एक क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं और इसी तरह से सारे क्वेश्चन को फ्रेम करें। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप ना करें कि मुझे ये आंसर करना है, मैंने 2 लाइन में आंसर कर दिया, क्योंकि ये 2 लाइन में भी आंसर हो सकता है, लेकिन आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हैं तो आपको उसको वर्थ इट बनाना है उतने मार्क्स के लिए। तो आप उसको डिटेल्ड एनालिसिस करें कि उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, हम क्यों कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स इट। और हर क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम किया जा सकता है। थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि एक डिटेल्ड आंसर मिल गया हम लोगों को कि किस तरीके से एक सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पेपर को हम लोगों को आंसर देना चाहिए। थैंक यू। तो अगर आप भी ऐसे ही प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को थ्रू अ टॉपर, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है ऐसे प्रेप्स विद CTWT, एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी, जिसमें आप लोगों को पूरे तरीके से तैयार किया जाएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। तो ये हम लोगों को पूरा एक आइडिया लग गया कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है, तो मैंने मेंस निकाल लिया। अब मुझे बताइए सबसे खतरनाक फेज, इंटरव्यू का फेज। सामने इतने सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, फिर उसके बाद अपने टिप्स दीजिए कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सर इंटरव्यू तो मैं इस स्टेज को पहली बार देने वाली थी तो मैं थोड़ा ज़्यादा नर्वस थी। तो मैंने अपने दिमाग में सोच रखा था कि मुझे रिटन में इतने आ जाएं कि मैं इंटरव्यू में 100 मार्क्स में भी मेरा सिलेक्शन हो जाए कम से कम। क्योंकि मैं उससे ज़्यादा सोच नहीं रही थी उस वक्त। मुझे लग रहा था शायद नहीं मिले, क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ और काफ़ी लंबे वक्त से कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा कोई इंटरव्यू फेस करने का। तो मुझे लगा कि मे बी उतने मार्क्स नहीं आएंगे, बट मुझे ठीक मार्क्स मिल गए। 115 मार्क्स मिले मुझे इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू जो है वहाँ आपको बस, मुझे जो लगती है कि आपको नेचुरल रहने की ज़रूरत है। आपको वहाँ पे किसी को प्रिटेंड नहीं करके दिखाना है कि मैं ज़्यादा जानती हूँ या मैं ज़्यादा जानता हूँ। वहाँ जब मैं एंटर की रूम में तो सर ने मुझसे सबसे पहली बात कही कि आप जो है हर कुछ नहीं जानते, ना ही हम लोग हर कुछ जानते हैं। Nobody knows everything, so there is no problem if you say I don't know. There is no problem, just accept it. और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने बहुत लोग से कही कि आप लोग हर कोई सोचते हैं कि हमें मैक्सिमम बोलना है, हमें मैक्सिमम दिखाना है कि हम जानते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जितना जानते हैं वो सफिशिएंट होता है। हर क्वेश्चन वो लोग भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप आंसर करें।
उसकी प्रिपरेशन जैसे आप रिटन में करते हैं तो आप कुछ टॉपिक्स जो हैं बहुत ऐसे इक्वेशंस और ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं सिर्फ कि अरे क्वेश्चन सॉल्व करने ना, हमें MCQ करना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड प्रिपरेशन करना होगा। आप जैसे डायोड्स के बारे में पढ़ते हैं तो डायोड्स का आपको थोड़ा एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। सर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका वेरिएबल कैपेसिटर जो है कोई अप्लायंस बताइए जो आपके घर में यूज़ होता है। तो मैं थोड़ा सा स्टक हो गई तुरंत से, फिर मुझे ध्यान आया, मैंने बोला टेलीविज़न, तो ये सही था। तो आपको ये रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पता होने चाहिए। सर बोल रहे हैं अगर रिले, तो आपको रिले के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ यूज़ होता है, सिर्फ ये नहीं कि रिले क्या होता है। तो आप एप्लीकेशन बेस्ड थोड़ा सा पढ़ें। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस होते हैं। मुझसे सर ने एक बहुत ही बेसिक चीज़ पूछा इंटरव्यू में कि आपको कितनी एनर्जी चाहिए होती है किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए, जो कि बहुत ही एब्सोल्युटली पोटेंशियल का डेफिनेशन है। पोटेंशियल का डेफिनेशन, लेकिन उन्होंने रिवर्स तरीके से पूछा। उन्होंने ये नहीं बोला पोटेंशियल को डिफाइन करो, उन्होंने दूसरी तरफ से पूछा। तो आपको डेफिनेशंस बहुत क्लियर होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप आंसर नहीं करते ना तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उनको लगता है कि मतलब इन्होंने सिर्फ पढ़ लिया है, इनको बेसिक नहीं पता, नॉलेज नहीं है इनको। तो बेसिक्स मिस नहीं करें, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चंस तो बेसिक्स पे होंगे, उनमें से एक्स्ट्रा कुछ होंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और हर कुछ फिर भी नहीं आएगा आपको। 60% 70% क्वेश्चन आप इंटरव्यू में आंसर करते हो तो ईजिली 120-125 मार्क्स आते हैं, विच इज़ अ गुड स्कोर इन इंटरव्यू। तो फेक नहीं करना है, जो भी आपको आता है आप उसको बताएं, और जो नहीं आता है उसको एकदम ईजिली बोलें कि सॉरी सर, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस टॉपिक और आई एम नॉट रेड दिस टॉपिक। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर मुस्कुरा करके बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, मतलब इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। तो बस आप अपने आप को नेचुरल रखें और थोड़ा जितना प्रिपरेशन कर सकें, उसमें भी आपको 2 महीने मिलते हैं, मैक्सिमम 2 महीने मिलते हैं। तो 2 महीने में जितना प्रिपेयर कर सकें। थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे भी उसमें सर लोग पूछते हैं मुझसे, जो है पूछा गया था कि PM केयर्स फंड के बारे में बताइए। तो मैंने पढ़ रखा था, तो मैंने बताया कि PM केयर्स, तो उन्होंने बोला कि PM केयर्स को लेकर के इतनी डिस्क्रिपेंसीज क्यों हुई, इतने क्वेश्चंस क्यों उठ रहे थे PM केयर्स पे। तो फिर मुझे थोड़ा आइडिया था, तो मैंने उनको बताया कि PM केयर्स के हमारे पास ऑलरेडी एक फ़ंड था, PM नेशनल रिलीफ फंड। तो फिर उन्होंने बोला कि नया क्यों बनाया। तो उसके बाद जो है मैंने बोला कि सर इसी को लेकर के डिस्प्यूट हो रही थी और सबको लग रहा था कि देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम गवर्नमेंट साइड कि फाइनेंस मोबिलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे रिवर्स में क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको क्या लगता है कि फाइनेंस गवर्नमेंट की तरफ से जो है ट्रांसपेरेंसी इश्यूज़ है। तो मैं थोड़ा सा स्टक हो गई, क्योंकि ओपिनियन अपना देना जो है वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। आप सामने वाले का ओपिनियन नहीं जानते हैं, तो यू नीड टू बी अ लिटिल डिप्लोमेटिक ओवर देयर। तो आप बहुत स्ट्रेट नहीं बोल सकते। तो मैंने बोला कि सर मैंने नहीं बोला, लोगों का ऐसा ओपिनियन था। और जैसा कि हमने देखा लेटर सेशंस में, जब हमने बजट में देखा तो मैम ने उसको क्लियरिफाई किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने किया, उन्होंने फाइनेंस मोबिलाइजेशन कहाँ किया है। तो मे भी उन्होंने सही वक्त पे नहीं बताया, बट उन्होंने लेटर स्टेजेस पे उस बात को क्लियर कर दिया। तो आपको करंट अफेयर्स जो उस समय के हैं ना, उनसे बहुत, और ये देखिए आपको PM केयर्स नहीं पता होना चाहिए, आपको उसको लेकर सारे डिस्प्यूट्स पता होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा कवर करने की ज़रूरत होती है। ये इसलिए किया जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि एज एन ऑफिसर आप इन क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करेंगे। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एंटी गवर्नमेंट हो गए या किसी इस टाइप का जवाब दे रहे हैं जो एक ऑफिसर के पोजीशन पे आप नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपको चेक किया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे इस आंसर से सर बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, मतलब, और आपको कंटिन्यूस उधर से फीडबैक मिलता रहेगा जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव होता है। आपको लगेगा कि मैं नर्वस हो रहा हूँ, तो सामने वाला जो है वो आपको कंफर्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। तो वो इंटरव्यू थोड़ी देर बाद बहुत ही कैजुअल हो जाता है, एक कॉन्वर्सेशन जैसा लगता है। सब लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं और आपको कंटिन्यूस फीडबैक भी मिलते रहेगा उधर से कि आपका कैसा रहा। दे हेल्प यू एज वेल। आप कहीं स्टक हो रहे हैं तो वो आपको एक पॉइंट आगे ले जाएंगे, ताकि अगर आपको एक्चुअली उस बारे में पता है तो वो आपसे आगे का बात निकलवाना चाहते हैं। तो फिर इसलिए आपको अगर नहीं आता है तो इसीलिए आप ये मत बोलिए कि मुझे आता है, मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ ये, क्योंकि आपको हो सकता है कि वो आपको कुछ इनपुट दे और उसके बाद आप नहीं रिकॉल कर पाइएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बोले कि मुझे नहीं आता है, या जो भी है जो आपको एक्चुअली नहीं आता, या उन चीज़ों के बारे में जो आपको थोड़ा सा आता है उनके बारे में बोले कि मुझे इतना ही इन्फॉर्मेशन है। तो उसमें अगर आपको इनपुट अगर आगे देंगे तो मे भी आप उसको रिकलेक्ट कर पाओ आगे।
मतलब दे हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल, बस आपको अपना तैयारी करके जाना है कि किस तरीके से आपको अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है उनके सामने। और सबसे पहली बात है कि वही फेक बिल्कुल नहीं बनना है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ऐसा बोल रहे हैं कि घुमा रहे हैं चीज़ों को कि पता है सर मैं बता रहा हूँ, वो जो हम लोग कॉलेज के वाइवा में किया करते थे। जी जी जी। तो ये हम लोगों ने मतलब पूरा समझ लिया कि इंटरव्यू की भी हम लोगों को तैयारी कैसे करनी रही चाहिए। तो एक लास्ट यहाँ पर हम लोग वो करेंगे कि आपको कैसा रहा आपका ये प्रिपरेशन फेज में, कि स्ट्रगल्स वगैरह कैसे थे, कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं जो आपको लगा कि इट वाज वेरी डिप्रेसिंग और आप उससे बाहर निकल के फिर इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए? सर मैं जब लास्ट ईयर दे रही थी 2019 में, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा मेंस में भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू फेज। और उसके बाद जो है जब रिजल्ट्स आए तो मेरा उसमें नाम नहीं था एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अपनी तरफ से मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस बार होना चाहिए। और मेरे जब मैंने आपका आंसर की आता है तो उससे जब आप टाई करते हो तो आपको लगता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा है, और अचानक से फिर आप लिस्ट में नाम देखते हो। ये बहुतों के साथ होता है कि आप नाम देखते हो और फिर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, 1-2 मार्क्स के वजह से आपका नाम नहीं है, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। फिर आपको लगता है कि अब मैं क्या एक्स्ट्रा इसमें डालूं कि मेरा अगले साल सिलेक्शन हो, या ये रिस्क लेना भी वर्थ इट है कि नहीं है, क्योंकि 1 साल सीधे 1 साल आपके आगे बढ़ जाते हैं। एक बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ फिर आपको 1 साल और इंतज़ार करना है उसके लिए। तो वो 1 साल जो है आप उसके लिए देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, वो भी लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं वैकेंसीज कट हो रही हैं हर साल, और उससे भी एक लोगों को लगता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ता जा रहा है, हम अपने कितने साल वेस्ट करें। आप अगर कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे थे और आपने छोड़ दिया तो फिर ईयर गैप बढ़ने लगता है, फिर आप उसको लेकर टेंस होने लगते हैं कि अब मैं अगर इधर से स्विच करना चाहूँ तो मैं कैसे स्विच करूँ। तो आपको अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत करीब थी और आपको डेफिनेटली 1 साल देने चाहिए। मैंने जब मार्क्स देखे, मार्क्स तो बहुत लेटर स्टेज में पता चलते हैं, जैसा कि हमें फाइनल रिजल्ट आ जाता है तब हमें मार्क्स पता चलते हैं, लेकिन मुझे लगा था कि मेरा बहुत करीब रहा होगा, क्योंकि मैंने अपना कट ऑफ वगैरह से देखा था तो मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो गया था। एटलीस्ट मीन्स में फाइनल सिलेक्शन तो नहीं आपका हो सकता, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप कट ऑफ के करीब रहते हैं तो, लेकिन फिर भी जो है मुझे लगा था कि एटलीस्ट मेंस तो मेरा क्लियर होता। तो मुझे इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था इससे कि मैं बहुत करीब थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था, तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, फ़र्स्ट टाइम ही था ये और मैं 1 साल और दे सकती हूँ इसको, क्योंकि मैं बहुत नियर थी सिलेक्शन के। और मैंने फिर अपनी वीकनेसेस को देखा कि मैं कहाँ पे मेरी प्रॉब्लम हुई। मैंने देखा प्रीलिम्स में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैंने पहला स्टेज प्रीलिम्स के मार्क्स बढ़ाने थे। तो प्रीलिम्स के मार्क्स में जो है आप जीएस पे तो उतने फोकस पे मुझे बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन टेक्निकल पेपर्स में आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है। अगर आप अच्छे से टेक्निकल पढ़ के जाओ और 200 अबाउट आप 210 अगर आप सिक्योर कर लेते हो तो वो आपका एक एज हो जाता है सिलेक्शन में, क्योंकि क्यूमुलेटिवली तीनों स्टेज के मार्क्स मैटर करते हैं आपके लिए। तो प्रीलिम्स अगर आपका अच्छा हो रहा है तो ये आपके लिए एक डेफिनेट एडवांटेज हो जाता है। और फिर आपका मेंस है, तो मेंस में मैंने जैसा बताया मैं अटेम्प्ट्स में थोड़ा मुझे दिक्कत थी, मैं कम अटेम्प्ट कर पाती थी। मैं शुरुआत के 2 क्वेश्चंस पे लगभग 2 घंटे दे देती थी कि मुझे बहुत अच्छे से फ्रेम करना है, सुंदर सुंदर लिखना है ताकि सामने वाले को ये अट्रैक्टिव लगे। वो भी इम्पॉर्टेंट है बट वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें आंसर्स फ्रेम करने हैं बट जल्दी में वहाँ हैंडराइटिंग चेक करने नहीं बैठे वो लोग। जस्ट उतना क्लियरिटी होना चाहिए कि सामने वाला आपके आंसर्स डिकोड कर पाए कि आपने क्या लिखे हैं, आप इतना मैसअप ना कर दो कि उनको पढ़ने में ही दिक्कत हो जाए। और क्योंकि हम उसमें स्नैच नहीं कर सकते, आंसर बुकलेट में स्पेस प्रोवाइडेड होते हैं, उससे ज़्यादा आप स्पेस नहीं ले सकते। अगर आपने मान लीजिए आधे पेपर को वेस्ट कर दिया तो बचे हुए आधे में आपको पूरा कंप्लीट करना है और आप डेफिनेटली उसमें पूरा कंटेंट तो नहीं ऐड कर सकते हैं। तो फिर वो भी आपको लिखने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, क्योंकि वो दोबारा आपके पास वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो वो सब चीज़ों पे मैंने थोड़ा 1 साल वर्क किया और फिर मैंने इस बार दिया। और मेरी प्रिपरेशन जब चल रही थी मैंने टेस्ट सीरीज देना शुरू किया तो मुझे इस बार मार्क्स सही मिल रहे थे, तो उससे मेरी कॉन्फिडेंस भी अच्छी थी कि नहीं इस बार मुझे सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और मैंने इस बार नेगेटिव सोचा ही नहीं, मैंने सोचा कि अब इस बार मुझे करना है और मैं अपना पूरा जितना भी मुझे लगा मैक्सिमम एफर्ट सब कुछ मैंने किया एंड अच्छा ही रहा, सारा रिजल्ट इस बार अच्छा रहा। तभी आप हमारे साथ बैठे हुए अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मैम, हम लोगों ने हर एक चीज़ को डिटेल कवर कर लिया है।
प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अब हर चीज़ कवर होने के बाद एक हमारे यहाँ एक क्विज राउंड होता है, रैपिड फायर राउंड जिसे हम लोग कहते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पेश करूँगा, आपको तुरंत जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है वो आपको बताना है। ओके? ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाकी सब आसानी से कर लेते पर आप नहीं कर पाते? सर मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाती हूँ चीज़ों को लेके, और मुझे किसी का हेल्प का ज़रूरत होता है उस चीज़ को वापस से नॉर्मल करने में। और कुछ दिन मुझे बहुत डिप्रेशन होता है, जो मैं लोगों को देखती हूँ कि बहुत कैजुअली लेते हैं सारी चीज़ों को, बट मेरे साथ ही नहीं है। ओके ओके। एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years, नेक्स्ट 10 years में? अभी तो मैंने ITS डिपार्टमेंट फिल किया है, तो अगर उसमें सिलेक्शन होता है जो कि मेरा प्रेफर्ड चॉइस था, तो आई जस्ट वांट टू ग्रो इन द डिपार्टमेंट। ओके। एंड अगर आप चाहो कि आपको आपका नाम चेंज करने के लिए मिले, तो कोई नाम ऐसा जिस पे आप चेंज करना चाहेंगे अपना? आई रियली लव माई नेम एक्चुअली, बिकॉज मैंने शुरू से जब भी पढ़ा है ना, तो मैंने देखा कि मेरे नाम के बहुत कम लोग थे। स्कूल में कहीं नहीं थे, कॉलेजेस में कहीं नहीं थे, तो मुझे ये यूनिकनेस अच्छी लगती है, तो मैं दूसरा नाम नहीं ऑप्ट करना चाहती। बहुत अच्छे। अच्छा, अगर आपको चॉइस मिले कि किसी पर्सनालिटी से मिलने जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो आप किससे मिलना चाहेंगे और क्या बात करना चाहोगे? सर महात्मा गांधी आई गेस, बिकॉज उनके हमेशा चर्चे होते हैं कि ही वॉज अ वेरी पीसफुल मैन एंड वो बहुत साइलेंट एंड नेवर वायलेंट, और आजकल के जनरेशन में हमको ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। मोस्टली पीपल हैव लॉट ऑफ एंजाइटी इश्यूज और तुरंत से वायलेंट हो जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। इवन आई एम वन ऑफ देम। तो मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर उनसे पूछना चाहूँगी कि हाउ डू यू रिमेन सो काम एंड पीस। Okay, good. And the last and the interesting question, what is the stupidest thing that you have ever done and you feel very embarrassed about thinking about that? सर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो हम लोग, हमारा एक गैंग था एंड हम लोग जो है फैकल्टीज़ के टायर के हवा निकाल देते थे। ये बात तो किसी को पता नहीं होगी। हम लोग जा कर के उनके ट्यूब में से जो है हवा निकाल देते थे, और अगले दिन वी यूज्ड टू एक्ट सो इनोसेंट दैट वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। और थोड़ा सा अपीयरेंस हम लोगों का शरीफ जैसा था, तो लोगों को कभी डाउट नहीं हुआ हम लोगों के ऊपर। तो और अब लगता है कि क्यों करते थे, क्योंकि उसका कोई रीजन नहीं था उस वक्त, बस था कि कुछ अजीब सा करना है तो चलो परेशान करते हैं इनको। तो मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का अभी तक का जो मुझे लगता है सबसे स्टूपिड फेस था, क्योंकि काफी बार हमने ये किया है और फॉर नो रीजन। आज वो इंटरव्यू देख रहे होंगे तो फिर सोचेंगे कि अच्छा यही थी करके, बट दिस वाज द बेस्ट थिंग, एंड एक मेमोरी भी क्रिएट हो जाती है हमेशा के लिए। तो इतने प्यारे प्यारे अच्छे आंसर आप देने के लिए अनअकैडमी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो हमारे यहाँ एक प्रथा है कि आप एक नेक्स्ट टॉपर को टैग करते हैं ताकि उनके साथ भी हम लोग एक ऐसे इंटरेक्टिव सेशन रख सकें। तो आपके दिमाग में अगर कोई है तो? सर हमारे ही ब्रांच के हैं सौरभ कुमार सिंह, उन्होंने इस बार रैंक 6 सिक्योर किया है और वो मेरे ही शहर के हैं, और उनका फर्स्ट अटैम्प्ट था। उन्होंने 2020 में अपनी बीटेक कंप्लीट की है और उन्होंने गेट में भी अच्छी रैंक लाई। अभी वो NTPC में वर्किंग है और ES में भी रैंक लाई। फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना अच्छा सक्सेस अचीव करना बहुत रेयर होता है, तो मुझे लगता है कि ही इज़ वेल डिजर्व फॉर दिस। थैंक यू सो मच इनको टैग करने के लिए। हम आपसे जल्द ही कांटेक्ट करेंगे ताकि आप हमारे साथ इस शो पे आ सकें। एंड लास्टली थैंक यू सो मच इतनी सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए। एक फाइनल मैसेज एस्पिरेंट्स के लिए ताकि वो भी मोटिवेट हो सकें आपके जैसे। प्रिपरेशन फेज जो होता है ये बहुत ही लेंदी और टफ फेज होता है। आप जो है एक बार में सक्सेस की उम्मीद नहीं कर सकते हर बार। कुछ लोगों को मिल जाती है बट मे बी आपको नहीं मिले, तो आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिपरेशन। और अलॉन्ग विद दिस लोग बोलते हैं हार्ड वर्क। हार्ड वर्क डेफिनेटली उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट हार्ड वर्क के साथ आपको ये भी देखना है कि सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्टर वर्क। हार्ड वर्किंग लोगों को हमेशा सक्सेस नहीं मिलती क्योंकि आपका प्रिपरेशन डायरेक्टेड नहीं होता है। आप जो है डायरेक्टेड प्रिपरेशन करें इन अ स्मार्टर वे एंड हैव पेशेंस। मुझे लगता है आप मेहनत करेंगे तो आपका डेफिनेटली होगा। सक्सेस कैन बी डिलेड बट इट्स नेवर डिनाइड टू अ पर्सन हु इज़ हार्ड वर्किंग। थैंक यू। वेरी
वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग लाइन लगी है कि एक्चुअल में कोई एक एस्पिरेंट इस चीज़ को देखे तो उनको भी लगे कि मुझे भी इस तरीके से मेहनत करनी चाहिए। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट एक एंड में है। थैंक यू सो मच अपने इतने सारे व्यूज़ को शेयर करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। हम लोग ऐसे ही और सेशंस लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।